Good afternoon, students. This is Rachna, Assistant Professor, Community Health Nursing in Metro College of Nursing. So, we are doing revision of Unit 1, that is Introduction to Community Health Nursing. So, we have done two topics from that unit. The third topic is Concept and Dimensions of Health. So, let's discuss firstly the definition of health. So WHO defined health as a health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. WHO क्या कह रहा है कि जो हेल्थ है वो एक ऐसी स्टेट है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है जिसमें कि हम कंप्लीट पूरी तरह से फिज़िकली, मेंटली और सोशली ठीक रहते हैं. सिर्फ किसी डिज़ीज़ का ना होना या किसी दुर्बलता का ना होना. इन्फर्मिटी मीन्स दुर्बलता, चाहे मानसिक हो चाहे फिज़िकल हो, कि मेंटली हो या फिज़िकल हो. तो किसी भी डिज़ीज़ या किसी दुर्बलता का ना होना, हम उस चीज़ को हेल्थ नहीं कहते हैं. हम हेल्थ उसे कहते हैं जब हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली सभी तरह से जो है ठीक हैं. उस चीज़ को हम, उस स्टेट को हम कंडीशन हेल्थ कहते हैं. ये 1948 में WHO ने दी थी. वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से हेल्थ इज़ ए कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एस्पेशली फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डिजीज़ और पेन. वेबस्टर डिक्शनरी क्या कह रही है कि हेल्थ वो कंडीशन है जब हम, साउंड मीन्स परफेक्ट, ठीक, एकदम ठीक, जब हम, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, दिमाग, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा, ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है एकदम ठीक कंडीशन में होती हैं, उसको हम हेल्थ कहते हैं. स्पेशली जब हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ या कोई पेन ना हो, उससे फ्री ऑफ ऑल डिजीज़ एंड पेन, जब हमारी बॉडी इस कंडीशन में होती है उसे हम हेल्थ कहते हैं. तो कंसेप्ट क्या है हेल्थ के? 4 कंसेप्ट है हेल्थ के. बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशल कंसेप्ट और हॉलिस्टिक कंसेप्ट. सबसे पहले बायोमेडिकल कंसेप्ट. बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि ये बहुत सबसे पहले की बात है, काफ़ी टाइम पुरानी जो है कंसेप्ट है ये. ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़. जो पहले जो बात होती थी, हेल्थ किसे कहते थे? किसी भी डिज़ीज़ का ना होना, किसी भी डिज़ीज़ का एब्सेंट होना, उसको हम हेल्थ कह देते थे. एंड इफ़ वन हैज़ फ्री फ्रॉम डिजीज़ देन द पर्सन वॉज कंसिडर्ड हेल्दी. और अगर कोई पर्सन को कोई बीमारी नहीं है तो हम उसे हेल्दी समझते थे. तो दिस कंसेप्ट इज़ नॉन एज बायोमेडिकल कंसेप्ट, हैज़ द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज़. जर्म थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है कि जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ कॉज करता है वो ह्यूमन बॉडी में जाता है तो कोई बीमारी होती है. इस थ्योरी पे आधारित था बायोमेडिकल कंसेप्ट. तो बायोमेडिकल कंसेप्ट कहता है जब कोई बीमारी नहीं है शरीर में तो हम उस शरीर को हेल्दी कहेंगे. ठीक है, तो दिस वाज बायोमेडिकल कंसेप्ट. इसका क्रिटिसिज्म हुआ बायोमेडिकल कंसेप्ट का कि अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कंसेप्ट वन फैक्टर जर्म, दैट इज़ जर्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म मतलब कीटाणु, ठीक है, कीटाणु किसी भी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. लेकिन जो अदर फैक्टर हैं बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो इसमें कंसिडर नहीं किए गए हैं. लेकिन कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि कुछ जो हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ जो बीमारियां हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गए, जैसे कि प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है. तो ऐसे कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, डिजीज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं
इनका जर्म्स से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इवन जर्म्स ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मल्टीप्लाई एंड देयर बाई कॉज डिजीज, इट गेट अप्रोप्रिएट एनवायरमेंट इनसाइड द बॉडी टू ग्रो। कि ये कह रहे हैं कि जो ये बाकी चीज़ें हैं, फिर ये जर्म से तो हुई नहीं है, एक्सीडेंट कोई जर्म थोड़ी करवाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो हुए हैं वो जर्म्स की वजह से थोड़ी हुए हैं। कोई मेंटल डिसऑर्डर है वो जर्म्स की वजह से थोड़ी हुआ है। कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ बीमारियां हुई हैं वो जर्म्स की वजह से थोड़ी हुई हैं। तो जर्म्स इकलौता ऐसा फैक्टर नहीं है। इस तरह से ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया बायोमेडिकल कंसेप्ट का कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली जर्म्स की वजह से कोई बीमारी हो, और कोई बीमारी ना होना उस चीज़ को हेल्थ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्रिटिसिज्म बायोमेडिकल कंसेप्ट का ये हो गया। फिर आया इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है? कुछ इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कई इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी, ये कंसेप्ट बताया कि हेल्थ क्या होती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन मैन और हिज एनवायरनमेंट। कि हेल्थ हम उसे कहेंगे जब इंसान और उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसमें इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम मतलब सामंजस्य हो। सामंजस्य समझते हो, जैसे बैलेंस हो, ठीक है। तो जब इंसान, कोई भी मैन है, ह्यूमन बीइंग है, और उसका एनवायरनमेंट आसपास का माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया या मैक्रो एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट है, जब उसमें आपस में बैलेंस होगा तो उस कंडीशन को हम हेल्थ कहेंगे, ठीक है। और डिजीज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंसेप्ट, डिजीज़ वो कह रहे हैं कि जब ह्यूमन बीइंग और उसके एनवायरनमेंट में कोई मेल एडजस्टमेंट यानी कि इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डिजीज़ कहते हैं। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के दो मेन फैक्टर्स थे। क्या? कि बीमारी कब होती है, या तो इम्परफेक्ट मैन हो, ठीक है, या तो ह्यूमन बीइंग में कोई इम्परफेक्शन आ जाए, या एनवायरनमेंट में उसकी कोई इम्परफेक्शन आ जाए, तो इसकी वजह से कोई बीमारी होती है। सो in the view of ecologists, health problems occur due to environmental pollution or man's maladjustment or imperfect man environment, ठीक है। या तो वो खुद ह्यूमन बीइंग की मेल एडजस्टमेंट या इम्बैलेंस के कारण हो, या एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन है उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, या फिर इम्परफेक्ट मैन एनवायरनमेंट, जो मैन और उसका एनवायरनमेंट है उसके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म आया, इस इकोलॉजिकल कंसेप्ट का क्रिटिसिज्म आया कि इकोलॉजिस्ट हैव कंसिडर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बट इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़। मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस आते हैं, ठीक है, जो बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारी हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो जो यहाँ पे बात हुई है इकोलॉजिकल कंसेप्ट में वो बात हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, वहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट की बात ही नहीं हो रही है। तो ये डिजीज़ेस कहाँ से आए फिर? जेनेटिक इनहेरिटेंस वाले, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले जो डिजीज़ हैं, ये कहाँ से आए फिर? ठीक है, तो ये थ्योरी, इसको जो है, इसका कंसेप्ट भी गलत साबित हो गया इस तरह से। उसके बाद है साइकोसोशियल कंसेप्ट। साइकोसोशियल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ नॉट ओनली ए बायोमेडिकल फिनोमिना but one which is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of the
people concerned. ये क्या कह रहे हैं, साइको सोशल कंसेप्ट क्या कह रहा है? साइको मतलब माइंड या थॉट्स, ठीक है, या मेंटल जो एनवायरनमेंट है, साइको वहाँ से लिया गया है। सोशल सोसाइटी, ठीक है। तो हेल्थ कह रहे हैं कि हेल्थ क्या है, सिर्फ एक बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपके सोशल फैक्टर हो गए, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए, कल्चरल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर हो गए। ये सारी चीज़ें इनसे मिलके जो है हमारी, इन फैक्टर्स से ही डिसाइड होती है कि हमारी हेल्थ कैसी है, ठीक है। सोशल सोसाइटी, किस तरह की सोसाइटी में आप रहते हैं, क्या आपका सोशल लाइफस्टाइल है, ठीक है। साइकोलॉजिकल, कैसा आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, कहाँ आप काम करते हैं, आपके घर में कैसा एनवायरनमेंट है, आपका माइंड कितना हेल्दी है। उसके बाद है कल्चरल, आपका कल्चर कैसा है, ठीक है। आप रूरल एरिया में रहते हैं, आप कैसा कल्चर फॉलो करते हैं, आप अर्बन एरिया में रहते हैं, आप कैसा कल्चर फॉलो करते हैं, और आप क्या खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हैं आपकी, आप की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से ही आपका जो है लाइफस्टाइल डिसाइड होता है। उसी बेसिस पे आपको ये है कि आपको किस तरह की बीमारियां हैं। तो हाई जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग होते हैं उनको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स मिलेंगे, और जो लो सोशो इकोनॉमिक वाले लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी कमाई कम होती है, उनको आप ज़्यादातर देखने को मिलेगा या तो सैनिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक, और या फिर होंगे आपकी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज़। तो इससे डिसाइड होता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ तक हेल्थ सर्विसेज पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स में आते हैं। आपको जो है, आप अपने आपके एरिया के आसपास क्या फैसिलिटी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ पे 24 आवर सर्विस रहती है, नहीं रहती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है हॉलिस्टिक कंसेप्ट। हॉलिस्टिक कंसेप्ट क्या कहता है? हॉलिस्टिक का मतलब होता है होल, WHOLE, यानी कंप्लीट, ठीक है। होलिस्टिक मॉडल इज ए सिंथेसिस ऑफ ऑल अबव कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट कहता है कि जो पहले 3 कंसेप्ट थे वो अकेले अकेले हेल्थ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो होलिस्टिक कंसेप्ट ये कहता है कि इन सब कंसेप्ट्स को मिला के एक कंसेप्ट बना है, कि खाली अकेले ना तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट, ना बायोमेडिकल कंसेप्ट, ना ही साइको सोशल कंसेप्ट सही है, हेल्थ को सही से डिफाइन नहीं करता ये, ठीक है। तो इन सब को मिला के जो इकट्ठे बना वो उसको बोलते हैं हम होलिस्टिक कंसेप्ट। तो इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रॉन्गर ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। इसने बोला कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स सबका ही हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। होलिस्टिक कंसेप्ट ये कहता है कि सारे इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे फैक्टर्स, चाहे वो सोशल फैक्टर है, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर है, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर है, चाहे साइकोलॉजिकल फैक्टर है, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो सारे इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच implies that all sectors of society have an effect on health, in particular agriculture, animal husbandry, food, industry, education, housing, public works, communication and other sectors. होलिस्टिक अप्रोच ये कह रहा है कि हेल्थ के ऊपर
इन सभी जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनका सबका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर का सेक्टर हो गया हमारा, खेती बाड़ी का, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का, फूड खाने की जो ये सेक्टर हो गया, फूड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, देन एजुकेशन हो गया हमारा, हाउसिंग हो गई हमारी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गई, जो ये साफ़ सफाई वाले, पानी वाले, बिजली वाले होते हैं, ये पब्लिक वर्क्स, पीडब्ल्यूडी जिसे हम कहते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि जो मीडियाज़ हो गए हमारे, सोशल मीडिया हो गया या कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए अलग अलग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों का ही हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। द एम्फेसिस इज़ ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। इसमें हॉलिस्टिक कंसेप्ट में किस पे जोर दिया गया, एम्फेसिस किस पे किया गया कि हेल्थ का प्रमोशन और प्रोटेक्शन किया ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हेल्थ को पहले से ही प्रमोट किया जाना चाहिए, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, हेल्दी खाना खाओ, इम्यूनाइजेशन करवाओ, ये सारे हेल्थ प्रमोशन में आते हैं। हेल्थ प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। बजाय कि कोई डिज़ीज़ होने के बाद हम उसे ट्रीटमेंट लें, उससे पहले ही हम ये कोशिश करते हैं कि वो डिज़ीज़ हमें हो ही ना, ठीक है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। 6 डायमेंशंस ऑफ होते हैं हेल्थ के। पहला है फिज़िकल, सेकंड है मेंटल, थर्ड सोशल, फोर्थ स्पिरिचुअल, फिफ्थ इमोशनल और सिक्स्थ वोकेशनल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिज़िकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज़ वर्किंग इन हार्मनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िकल हेल्थ वो होती है जब हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फिज़िकली हेल्दी पर्सन। फिज़िकल हेल्थ इज़ अचीव्ड बाय एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप एंड नो स्मोकिंग और एल्कोहल इनटेक। फिज़िकल हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइजेस करके, ठीक है, फिट रहेंगे। हेल्दी डाइट लेके, हेल्दी डाइट यानी कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने ज़रूरी है। सारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, वाटर, रफेज, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप लेके, ठीक है, जितना ज़रूरत है बॉडी को उतना रेस्ट और स्लीप लेके, स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक नहीं करके, ठीक है। तो इस तरह से हम फिज़िकली हेल्दी रह सकते हैं। टू मेंटेन प्रॉपर फिज़िकल हेल्थ देयर इज़ नीड फॉर टेकिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड रेगुलर फॉलोअप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अपना जो प्रॉपर फिज़िकल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए कि आपकी जो हेल्थ है फिज़िकली ठीक रहे, उसके लिए हमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए गए हैं, जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ, ठीक है। फिज़िकली हेल्दी पर्सन के साइन क्या हैं? जो फिज़िकली हेल्दी होता है उसके साइन है ए गुड कम्प्लेक्शन, उसका जो कम्प्लेक्शन है वो अच्छा होगा, ठीक है, और क्लीन स्किन होगी उसकी, ब्राइट आइज़ होंगी, चमक होगी उसकी आँखों में, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, अ स्वीट ब्रेथ, ठीक है, उसकी सांस में स्मेल नहीं आएगी, गुड एपेटाइट, उसकी भूख भी अच्छी होगी, साउंड स्लीप, वो अच्छे से अपना जो है सोएगा, रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बावल्स एंड ब्लैडर, जो आप फ्रेश होते हो वो बावल और ब्लैडर की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, आप टॉयलेट जाते हो, आप वॉशरूम जाते हो, ठीक है, वो यूरिन पास आउट करते हो, स्टूल पास आउट करते हो, वो सारी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ बावल एंड ब्लैडर में आती हैं, तो वो आपकी रेगुलर रहेंगी, आप टाइम से फ्रेश होगे। उसके बाद है स्मूथ, इजी एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडीली मूवमेंट, जो आपका पोस्चर है
ठीक है, बैठने का, लेटने का, खड़े होने का, वो अच्छा होगा। आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो स्मूथली आप मूवमेंट्स कर पाओगे, इजी होंगी और कोऑर्डिनेटेड होंगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होंगी। फिर इवेलुएशन ऑफ फिज़िकल हेल्थ, कैसे इवेलुएट करेंगे आप फिज़िकल हेल्थ को? सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट ऑफ ओवरऑल हेल्थ। सबसे पहले तो कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकता है। दूसरा, इंक्वायरी अबाउट इल हेल्थ एंड रिस्क फैक्टर। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है फिज़िकली, कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी है इल हेल्थ, और उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, कि नींद ढंग से आती है नहीं आती, खाना क्या खाया था, खाना टाइम से खाते हो नहीं खाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिस्क फैक्टर्स, कोई भी परेशानी शुरू होती है तो। इंक्वायरी इन टू मेडिकेशंस, कोई मेडिसिन पहले से ली है या नहीं ली है, उसके बारे में इंक्वायरी करना। देन स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, कोई हार्ट से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है या रेस्पिरेटरी कोई डिज़ीज़ है, तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर होते हैं, उनसे हम पूछताछ करेंगे कोई भी पेशेंट आता है तो। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड रिलेटेड, ब्लड वेसल्स जो होती है हमारी, तो इनका एक स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं हम, फिज़िकली एग्जामिन करेंगे पहले उसको। उसके बाद है न्यूट्रिशनल और डाइटरी हिस्ट्री, उसकी पता करेंगे कहीं कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो नहीं है, या डाइटरी हैबिट्स उसकी चेंज तो नहीं हुई हैं, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हुई है। देन बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, कोई भी जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गए, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड्स, कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशंस है, हम वो करा के जो है फिज़िकल हेल्थ को इवेलुएट कर सकते हैं। फिर आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। आपकी बॉडी और आपके माइंड के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए, उस स्टेट को कहते हैं हम मेंटल हेल्थ या मेंटली हेल्दी पर्सन। अर्लियर द बॉडी एंड माइंड वर कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज़। पहले ये बोला जाता था कि बॉडी और माइंड जो है अलग अलग है, लेकिन जब बात आती है बॉडी की, जब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका माइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अपना माइंड कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, आपका ध्यान वहीं जाएगा। और अगर कोई आपको स्ट्रेस है, आपकी जो है आप मेंटली अपसेट हो, तो आपकी बॉडी में वो सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि जैसे कि आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, और आपको भूख नहीं लगेगी, या आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, या आप गुस्सा करोगे। तो ये सारी चीज़ें दोनों एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट दीज आर इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये। एज फिज़िकल इलनेस कैन रिजल्ट मेंटल इलनेस एंड वाइस वर्सा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फिज़िकल इलनेस है उसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकती है, ठीक है, कोई भी। और जो मेंटल इलनेस है उसकी वजह से फिज़िकली आपको सिम्टम्स दिखते हैं, आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आप परेशान होते हो, ठीक है, तो आपको बॉडी में सिम्टम्स वो दिखते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेंटल इलनेस हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे कैसे प्रभाव डालती है। तो मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, अगर कोई भी इंसान डिप्रेशन में है तो उसका जो न्यूट्रिशन इनटेक है, जो खाना पीना है, वो अच्छे से नहीं होगा, हाइजीन भी जो है अच्छे से नहीं होगी, पुअर, उसका मन ही नहीं करेगा ना नहाने का, ना कपड़े चेंज करने का, ना इधर कहीं जाने का, वो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहेगा, ना उसे खाने का मन होगा, ना उसे पानी पीने का मन होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन इनटेक से क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम
कमज़ोर हो जाएगा, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, और पुअर हाइजीन की वजह से और पुअर न्यूट्रिशन इनटेक की वजह से वो इन्फेक्शन होने के उसको ज़्यादा चांसेस होंगे और वो फिर बीमार पड़ जाए। ठीक है, रिस्क होगा उसे किसी भी फिज़िकल इलनेस का। ठीक है, उसे बुखार हो सकता है, उसे ज़ुकाम हो सकता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जब का उसका वीक हो जाएगा और वो इन्फेक्शंस का रिस्क होगा उसे, तो उसको कोई भी बीमारी लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद देखते हैं हम कि मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मेंटली हेल्दी पर्सन विल बी कैपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। वो खुद में और सोसाइटी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स। उसके अंदर के जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कोई भी उलझने हैं उसके खुद की, उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन में। ठीक है, वो अपनी तरफ से अब पूरी तरह क्लियर होता है, उसका माइंड जो है काम होता है, शांत होता है। ठीक है, ही फेसेस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइज टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली। वो कोई भी जब प्रॉब्लम फेस करता है तो उनको अपने दिमाग से सॉल्व करने की पहले कोशिश करता है। ये नहीं है कि वो एकदम से घबरा जाए, पैनिक हो जाए, ठीक है, गुस्सा करे, एंक्शस हो जाए, ऐसा नहीं करता है। ही हैज़ गुड सेल्फ कंट्रोल, बैलेंसेस रेशनली एंड इमोशनली। उसका अपने ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। ठीक है, वो उसको लॉजिक के साथ बैलेंस करता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो, या कोई भी अगर उसको कुछ भी ऐसा उसका दिमाग में आ गया है कि मुझे ये करना है, लेकिन उसे लगता है कि ये गलत है, तो वो उसके अपने दिमाग पे जो है अपने दिमाग से ही काम लेता है, इमोशनली काम नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद है ही नोज हिमसेल्फ हिज नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। वो अपने आप को जानता है, अपनी नीड्स को पहचानता है, अपनी ज़रूरतों को पहचानता है, अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानता है, और अपने गोल्स जो अचीव करने हैं उसने लाइफ में, वो उसको अच्छे से पहचानता है, अच्छे से जानता है। तो ही हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। उसको अपनी सेल्फ एस्टीम मतलब अपनी खुद की वैल्यू क्या है, अपनी नज़र में खुद की क्या वैल्यू है, ठीक है, उसको वो पता होता है। उसके बाद है ही सर्चेस फॉर आइडेंटिटी। वो अपनी खुद की आइडेंटिटी सोसाइटी में ढूंढता है कि मैं अपनी जगह कैसे बनाऊं सोसाइटी में। ठीक है, अपने दम पे कैसे सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है, अपनी खुद की पहचान बनानी है, वो ढूंढता है। ही लिव्स ए वेल बैलेंस्ड लाइफ, मीन्स एबल टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड क्रिएशन। वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड लाइफ ढूंढता है, मतलब कि वो एक बैलेंस्ड लाइफ जो है स्पेंड करता है, जीता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने काम, रेस्ट और रिक्रिएशन, ठीक है, यानी एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट, उसके बीच में बैलेंस रखता है। अपने काम, फैमिली, रेस्ट, रिक्रिएशन, इन सब के बीच में बैलेंस रखता है, तो वो एक बैलेंस्ड लाइफ जो है जीता है। उसके बाद है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन, जब कोई भी पर्सन सोशली हेल्दी होता है तो इसका मतलब है कि ही इज़ एबल टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ही लिव्स। जब हम किसी को बोलेंगे कि वो सोशली हेल्दी है, तो इसका मतलब उसका सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स के साथ अच्छा रिलेशंस हैं। ठीक है, सोशल हेल्थ रूटेड इन पॉजिटिव मटेरियल एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट। सोशल हेल्थ का मतलब है कि उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो इंसानों से हट के,
ह्यूमन बीइंग से हटके जो एनवायरनमेंट बचता है, मटेरियल एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि लिविंग जो बीइंग्स हैं वो एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव होगा, विच इज़ कंसर्न विद सोशल नेटवर्क ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंसान का सोशल नेटवर्क कैसा है इससे पता लगता है। तो सोशल डायमेंशन हेल्थ के इसमें क्या क्या आते हैं? कम्युनिकेशन, आपका एक दूसरे के साथ सोसाइटी में कैसा बातचीत आप कैसे करते हैं, आपका कम्युनिकेशन कितना है, क्या है। इंटीमेसी, आप एक दूसरे की हेल्प जो है या आप कितने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट, आपकी सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट है या आप लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। इक्वालिटी, आप समानता में कितना विश्वास रखते हैं, ठीक है, सोसाइटी में। उसके बाद सोशल फंक्शनिंग, कोई भी सोशल काम हो रहे हैं उनमें आपके कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये होते हैं सोशल डायमेंशन। अब आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। Spiritual dimension means touch with deeper self and exploration the purpose of life, as people believe in some force that transcend physiology and psychology of human beings। ठीक है, मतलब कि स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। आप कितने धार्मिक हैं, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में, ये जो आपको लाइफ मिली है इसका पर्पस क्या है, किस मकसद से आपको ये लाइफ मिली है, ठीक है। तो इस चीज़ को पहचानना, दैट इज़ स्पिरिचुअल डायमेंशन। आप अपनी लाइफ को लेके कितना क्लियर हैं कि आपने लाइफ में आके ये जो लाइफ मिली है ये आपको क्यों मिली है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। और आप जो है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग की इसी पे डिपेंड करती है कि वो कितना धार्मिक है। इट इंक्लूड्स लव, चैरिटी, आप दूसरे मनुष्यों के साथ या दूसरे जीव जंतुओं के साथ कितना प्यार है। चैरिटी, आप कितना दान धर्म करते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है लाइफ का, प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके लाइफ के। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनसे वो हटके कोई भी काम नहीं करता। तो आपके लाइफ के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एथिक्स हैं आपकी लाइफ के, कि आपकी लाइफ के कुछ रूल्स होंगे कि आपने इस तरह से अपनी लाइफ जो है स्पेंड करनी है। इंटीग्रिटी क्या है, आप कितने जो है अपनी लाइफ को पहचानते हो। होप ऑफ लाइफ क्या है, कि आपको इस लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन कितनी करते हो आप, ध्यान कितना लगाते हैं, प्रेयर्स, प्रार्थना कितनी करते हैं, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये सारी स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं ये सारी चीज़ें। मेडिटेशन होगी, प्रेयर्स होगी, कोई भी जैसे स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होगी, धार्मिक जो इकट्ठे होते हैं लोग, जैसे भजन कीर्तन हो गया आपका, ठीक है, और जगराता हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल हेल्थ इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ एंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हेल्थ। इमोशनल हेल्थ बेसिकली मेंटल हेल्थ का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ये क्लोजली एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं क्योंकि इमोशंस मेंटल हेल्थ में ही कंसिडर किए जाते हैं। मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ आर नाउ व्यूड एज टू सेपरेट एंटिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन अब जो मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट हैं वो हेल्थ की दो अलग अलग एंटिटीज़ जो है मानी गई हैं ह्यूमन लाइफ की। Cognition is related to the mental health, whereas emotional health is related to feeling of a person, ठीक है। मेंटल हेल्थ की जब बात की जाती है तो हम उसमें कॉग्निशन देखते हैं। कॉग्निशन मतलब कि आप कितने आपके मेंटल स्टेट क्या है, ठीक है। और इमोशनल हेल्थ में हम इमोशंस देखते हैं, यानी कि फीलिंग्स देखते हैं किसी भी पर्सन की, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल हेल्थ में क्या आता है, एन इमोशनली हेल्दी पर्सन हैज़ ए पॉजिटिव थिंकिंग एंड इज़ ए कैपेबल ऑफ कोपिंग एंड एडजस्टिंग सेल्फ। जो इमोशनली हेल्दी पर्सन होता है उसकी
जो सोच होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो किसी भी तरह से किसी भी प्रॉब्लम से कोप अप करना जानता है और अपने आप को एडजस्ट करना जो है जानता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे सुलझाया जा सके, उससे कैसे ऊपर उठा जाए और अपने आप को कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको ये सब करना आता है जो इमोशनली हेल्दी पर्सन होता है। तो इमोशनली हेल्दी पर्सन पार्टिसिपेट्स इन ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू पर्सनल ग्रोथ एंड हिज सेल्फ एस्टीम। वो उन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है जिससे कि उसकी खुद की ग्रोथ हो। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होती है, और अब उसकी सेल्फ़ एस्टीम जो है बढ़ती है। सेल्फ़ एस्टीम, खुद की वैल्यू अपनी नज़र में खुद जो है ऊंची होती है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है। इमोशनली वेल पीपल हैव द एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली एंड मैनेज फीलिंग्स इफ़ेक्टिवली। जो इमोशनली हेल्दी पर्सन्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को आज़ादी से अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बजाय जो इमोशनली अनहेल्दी पर्सन होते हैं। ठीक है, और उन फीलिंग्स को मैनेज भी कर सकते हैं। अभी आप देखते हो, आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि लोग जो है अगर किसी ने किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जो है उन फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं अपने। इमोशनली अनहेल्दी पर्सन होते हैं वो लोग। ठीक है, और वो जो है उसका बुरा जो है कुछ भी कर देते हैं। अभी ये एसिड अटैक एंड ऑल दैट जो भी ये होते हैं इसी वजह से होते हैं। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ एंड एक्सेप्ट ए वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स इन देमसेल्व्स एंड अदर्स। वो जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशनली हेल्दी पर्सन होते हैं वो उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होता है और दूसरों की फीलिंग्स का भी वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, उनको एक्सेप्ट करते हैं दूसरों की फीलिंग्स को। तो नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल डायमेंशन। वोकेशनल डायमेंशन, द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, job satisfaction, career ambition and personal performance are all important components of this dimension. vocational dimension में आपका क्या आता है कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, करियर एम्बिशन क्या है, आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये सारे इस डायमेंशन के अंदर आते हैं। टू बी ऑक्यूपेशनली वेल, a person is ultimately doing exactly with what they want to do in life and are comfortable with their future plans. vocational deficiency dimension में जो है कोई भी अगर पर्सन ये चाहता है कि वो वोकेशनली या ऑक्यूपेशनली अच्छा काम करे, ठीक है, अपना जो काम धंधा है उसका अच्छा हो, तो वो वही काम करेगा लाइफ में जो वो करना चाहता है। ठीक है, बिना और वो अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ कंफर्टेबल होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ में आप करना कुछ और चाहते हो और मजबूरी में कर कुछ और रहे हो, तो आपका जो वोकेशनल डायमेंशन है हेल्थ का, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, आप के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे गुस्सा करोगे, आप अपने घर में फैमिली पे गुस्सा करोगे। तो ये वोकेशनल डायमेंशन में आता है। जब तक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है तब तक जो है पर्सन जो है सभी तरह से हेल्दी नहीं होता है। उसका फ़र्क उसके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, फिज़िकल हेल्थ पे पड़ता है, सोशल हेल्थ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। वोकेशनल डायमेंशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। तो वोकेशनल डायमेंशन हेल्थ का जो है हम कैसे असेस कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल, वो जो अब काम कर रहा है उसमें उसके खुद सेटिस्फाई है, कितना सेटिस्फाई है। ठीक है, फैसिलिटीज़ अटैच टू द जॉब के साथ जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो कैसी, सेटिस्फाइड है कि नहीं उनसे वो। बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑफ कलीग्स एट जॉब, उसके वर्क प्लेस पे उसके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनका बिहेवियर कैसा है,
और उसके कलीग्स का आपस में जो उसके साथ कैसा बिहेवियर है। ठीक है, तो जॉब या वर्क प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी पर्सन अपने 24 घंटे में से ज़्यादातर टाइम जो है स्पेंड करता है। घर तो वो बस जाता है 3-4 घंटे, उसके बाद सोना होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे उसे मेंटली जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इफ़ेक्ट है, वो उसकी हेल्थ पे पड़ता है। तो वहाँ पे जो बिहेवियर है लोगों का, उनका आपके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, आपका उनके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटीज़ जो जॉब आप कर रहे हो वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जॉब पे वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप वोकेशनली जो है हेल्दी हो सकते हो। उसके अलावा भी कुछ डायमेंशंस होते हैं, और जैसे कि कल्चरल डायमेंशन हो गए, कैसे कल्चर में रहते हैं आप, उस हिसाब से। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस हो गए। ठीक है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। एनवायरमेंटल डायमेंशंस हो गए, एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट डालता है हेल्थ पे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उस हिसाब से एनवायरमेंटल डायमेंशन हो गई। एजुकेशनल डायमेंशन हो गई। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन और नॉन अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस होगा हेल्थ को लेके, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कई बार। न्यूट्रिशनल डायमेंशंस हो गए कि अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो क्या रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, और अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल टॉक्सिसिटी वाले जो डिजीज़ेज़ होते हैं वो हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा हेल्थ पे। प्रिवेंटिव डायमेंशंस हो गए, प्रिवेंटिव डायमेंशंस में आपके इम्यूनाइजेशन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी अदर डायमेंशंस में। सो ये सब थे, आज हमने पढ़ा concept of health and dimension of health. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।